अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट डिस्कशन, एक्सपेंस रेशियो। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो जो अपनी एक्टिविटीज़ करती है, जो उनको फंड मैनेजर उन्होंने अपॉइंट किया, उनको सैलरी या फीस देनी रहती है, उनको बाकी एडमिन के कॉस्ट है, ये कैसे बियर होंगे? वो ऐसे बियर होंगे कि वो एक एक्सपेंस रेशियो, एक एक्सपेंसेस आप काटती हैं। जैसे कि उनको डिविडेंड मिलेगा, मतलब उन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, उनको डिविडेंड मिला, उन्होंने कुछ डिबेंचर परचेस किया तो उनको इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट में से कुछ पैसा काट के फिर वो आगे फॉरवर्ड करती है, जो कुछ पैसा काटा वो एक तरह का एक्सपेंस रेशियो हो गया। इसके अलावा अलग-अलग के जो चार्जेस मैं वो लेते हैं, वो भी एक्सपेंस रेशियो हो गया। सो इस तरीके के एक्सपेंस रेशियो थोड़े से मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि फंड मैनेजमेंट की जो फीस है, वो आपका इसमें एक्सपेंस रेशियो में आता है। ट्रैवल के कॉस्ट है, जो खर्चे हैं, वो इसमें आएगा। कंसल्टेंसी जो वो देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स को या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने आज तक म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसे लगाए नहीं है, बट उनसे बात के डिस्कशन कर रहे थे, जो कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, वो एक हो गया। ब्रोकरेज कॉस्ट इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। ये बाकी जो चीज़ें हैं, ये एक्सपेंस रेशियो में आते हैं। एक्सपेंस रेशियो, देखिए, कभी भी आप सुनेंगे ना वर्ड रेशियो, तो रेशियो का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो इसका ना कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट का मतलब, फॉर एग्जांपल, इसका ये कोई परसेंटेज फॉर्म में नहीं होते, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं होते, ये किलोमीटर्स में नहीं होते। दीज आर यूनिट्स ना, लाइक किलोमीटर इज यूनिट फॉर डिस्टेंस, और स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर होता है। वैसे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, रिटर्न पर निकालते हैं तो परसेंटेज में रिटर्न निकालते हैं, रिस्क निकालते हैं तो परसेंटेज में निकालते हैं। तो जो ये परसेंटेज एक यूनिट होता है। रेशियोज़ में आप ध्यान रखिएगा, रेशियो जहाँ पर भी वर्ड यूज़ होता है ना, तो रेशियो डज़ नॉट हैव एनी यूनिट। उसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो उसके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम डिवाइडिंग 10% अपॉन 20%, कोई परसेंटेज को दो डिवाइड कर रहा हूँ, 10% अपॉन 20%, आंसर तो आपको मिल गया होगा 1/2.5। लेकिन इसका कोई यूनिट है नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जब 10% अपॉन 20% हो रहा था, सो दोनों परसेंटेजेस और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाते हैं, और 10/20 न्यूमरिक सिर्फ बचता है 1/2, यानी कि 0.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो वैसे ही बता रहा था, एक्सपेंसेस इंकर्ड पर यूनिट, ये किस में होगा? ये रुपीज़ में होगा, रुपीज़ पर यूनिट में होगा। और एवरेज एनएवी, एनएवी भी मैंने आपको बताया कि एनएवी पर यूनिट होती है, रुपीज़ पर यूनिट। तो जब हम डिवाइड करें तो रुपीज़ पर यूनिट कट जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हिडन हो रही हैं, बट आपको पता नहीं चलती, और बहुत सारे फैकल्टीज बताते भी नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो रुपीज़ पर यूनिट और रुपीज़ पर यूनिट है, वो कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा सिर्फ एक मात्र न्यूमरिक, यानी कि रेशियो। तो कंसेप्ट नोटबुक में आपको क्या नोट करना है कि एक्सपेंस रेशियो, ईआर का मतलब होगा एक्सपेंसेस इनकर्ड पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी। एवरेज एनएवी मतलब अगर जो ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी, डिवाइडेड बाय 2, मतलब सिंपल एवरेज। दूसरा, अगर आपको टोटल टर्म्स में निकालना है तो पर यूनिट नहीं निकालना है, तो न्यूमरेटर में आप ले लोगे एक्सपेंसेस, और डिनोमिनेटर में आप लोगों को एवरेज वैल्यू ऑफ दी पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ऊपर और नीचे, यानी कि फर्स्ट फार्मूले में नंबर ऑफ यूनिट्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, सो एक्सपेंसेस इनकर्ड पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, दिस विल गिव मी एक्सपेंसेस, और एवरेज एनएवी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, अगर मैं कर दूं तो एवरेज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो मुझे मिल जाएगी। तो दोनों इंटरचेंजेबल फॉर्मूलाज हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। A mutual fund's opening NAV is 20 rupees and its closing NAV is 24 rupees. If the expenses per unit is 0.50, what is the expense ratio? तो देखो, हमको दिया हुआ कि एन बिगनिंग में 20 थी और एन एंड में 24 थी। सो मेरे पास मेरा जो एवरेज एन है, यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है, वो निकलेगा 20 + 24/2। सिंपल एवरेज करूँगा 22 आ जाएगा। एक्सपेंसिव पर क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 0.50, तो एक्सपेंस का जो रेशियो है वो निकलेगा 0.50 अपॉन 22, विच विल गिव यू 0.0227। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 2.27 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट 2.27 परसेंटेज के टर्म्स में लिख रहा है, मतलब एक्सपेंस रेशियो नहीं निकाल रहा, वो निकाल रहा है एक्सपेंस रेशियो का परसेंटेज। ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन इतनी क्लैरिटी अगर आपको है और अगर आपके पास है, तो अब आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो का परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आप परसेंटेज लिख लीजिए इंटू 100 ऑफ 2.27% लिख लो, जो कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर दिया हुआ है। सो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन सब चीज़ों में। और आगे चल के आप देखना, एक बॉन्ड का चैप्टर आप पढ़ोगे, बॉन्ड वैल्यूएशन, उसमें है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, OCDs, हाइब्रिड सिक्योरिटी का जो
टॉपिक रहेगा, उसके अंदर में जब पढ़ोगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेशियो और यूनिट्स कट जाते हैं, ये चीज़ वहाँ पे बहुत हेल्प होगी और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेल्प करती है। सो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक रेशियो आपका 0.0227 है और आपका एक्सपेंस परसेंटेज 2.27% है, जो कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आंसर दिया हुआ है 2.27। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ANP plan a hedge fund currently has assets of 20 करोड़, उनके पास assets 20 करोड़ के हैं। CAX the manager of fund charges fees of 0.10% of the portfolio asset. In addition to it, he charges incentive fee of 2%. The incentive will be linked to gross return of each year in excess of the portfolio maximum value since the inception of the fund. The maximum value of the fund achieved so far since inception of the fund about 1.5 year ago was 21 करोड़। अब इतना पढ़ने के बाद तो कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझते हैं क्या हो रहा है। जो हाईलाइट किए उसी पे बात करता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ 20 करोड़। 20 करोड़ क्या है कि एक हेज फंड है, यानी कि म्यूचुअल फंड मान के चलो, उसके जो टोटल एसेट्स हैं वो 20 करोड़ के उसके पास एसेट्स हैं, पोर्टफोलियो एसेट्स बोलना चाहिए, चलो पोर्टफोलियो एसेट्स हैं। दूसरा दिया हुआ 0.10% ऑफ पोर्टफोलियो एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंड मैनेजर है यानी कि CAX है, वो एक फिक्स्ड फीस चार्ज करता है, फंड मैनेजमेंट की फिक्स्ड फीस चार्ज करता है, विच इज नथिंग बट 0.10% ऑफ पोर्टफोलियो एसेट। पोर्टफोलियो एसेट कितना है 20 करोड़। सो 0.10% ऑफ 20 करोड़ विल गिव यू द फर्स्ट फीस का एलिमेंट विच इज फिक्स्ड फीस। दूसरा मुझे बोल रहा है कि वो एक इंसेंटिव फीस भी चार्ज करता है 2%। अब इंसेंटिव किस बात का? इंसेंटिव इस बात का कि मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मेरे हाथ में आपने पोर्टफोलियो एसेट्स दिए हुए 20 करोड़ के। अब जितना इसको ऊपर लेके जाना है, यानी कि परचेज सेल करना है, परचेज सेल करना है, जितना ऊपर लेके जाऊंगा उतना मेरा परफॉर्मेंस उससे दिखेगा कि अगर ये 20 करोड़ की चीज़ जो मेरे पास पोर्टफोलियो एसेट है म्यूचुअल फंड के पास, वो 30 करोड़ बन गई, तो 10 करोड़ का जो इंक्रीमेंट कौन लेके आया? फंड मैनेजर का डिसीजंस लेके आया। सो उसको उसका एक्स्ट्रा पैसा तो मिलना चाहिए ना। फिक्स फीस तो उसको मिल रही है 0.10% ऑफ द पोर्टफोलियो एसेट। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो एसेट है अगर बढ़ रहा है या घट भी रहा है, तो उस घट रहा है तो चलो उसको नहीं मिलेगी, बढ़ रहा है तो उसका परफॉर्मेंस लिंक्ड है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसको कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए, कुछ बोनस के रूप में मिलना चाहिए। तो इंसेंटिव फीस नथिंग बट बोनस फीस। अब बोनस फी का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा? 2% किसका निकलेगा? इसका निकलेगा कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फंड 21 करोड़, यानी कि जब से फंड चालू हुआ था 21 करोड़ मैक्सिमम पहुंच चुका था म्यूचुअल फंड, यानी कि 21 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो की एसेट निकली थी। अब जितना भी अभी रिटर्न नीचे जैसे नियम को दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फीस पेबल टू CX रिटर्न ऑन द फंड दिस ईयर टर्न्स आउट टू बी या तो 29% या तो 4.5 या तो -1.8। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमको रिटर्न मिला, यानी कि 29% या फिर 4.5% या -1.8%, ये 20 करोड़ से हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुंची। मान के चलो 25 करोड़ पहुंच गई, इस तो फिर 25 करोड़ पे उसको इंसेंटिव फिर 2% नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा कि 21 करोड़ तो मैक्सिमम पहुंच चुका था जब से फंड आया है, 21 से 25 पहुंचा, यानी कि 4 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इस 4 करोड़ के पीछे आपको मिलना चाहिए इंसेंटिव फीस 2%। सो एक्सेस ऑफ जो लिखा है ना यहाँ पे, इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियोज मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 21 करोड़। सो इन एक्सेस ऑफ 21 करोड़ जितना भी आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू पहुंच चुकी है, ये नीचे के रिटर्न दिए उसका एडजस्ट करने के बाद, वो जो डिफरेंस होगा ना उस पर आपको मिलेगा 2%। क्यों डिफरेंस में मिल रहा है? क्योंकि मेरा जो काम है वो डिफरेंस से ही लिंक्ड है। मेरा काम 21 करोड़ तक मैं नहीं लेके आया था। जब फंड चालू हुआ था तब से नहीं हूँ फंड मैनेजर। मैं जहां से हूँ, जहां से मुझे आपने दिया है, कहाँ से दिया है आपने? 21 करोड़ से दिया कि मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच चुका। अब इसके ऊपर जितना जाएगा उतने डिफरेंस का आपको इंसेंटिव मिलेगा। फिक्स तो आपको मिल ही रहा है। टोटल फीस निकाल के दो। चलिए टोटल फीस निकालते हैं। सो मैंने दो कॉलम बनाया है, पर्टिकुलर्स और रुपीज इन लाख। यहाँ पे पहला केस 29%, 4.5 और -1.8%। हमें दिया है क्वेश्चन में कि एसेट्स यानी कि पोर्टफोलियो के जो एसेट्स हैं, पोर्टफोलियो एसेट्स दिया हुआ 2000, मतलब 20 करोड़, यानी कि 20 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 विच विल गिव यू 2000 लैक्स। तो 2000 2000 2000 फिक्स फीस जो उसको मिलनी है वो मिलेगी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख तीनों केसेस में। अब न्यू एसेट की वैल्यू क्या होगी? न्यू एसेट की वैल्यू होगी 1 प्लस रिटर्न परसेंटेज। तो 1 प्लस रिटर्न परसेंटेज मतलब आपके पास जो 2000 लैक्स है उसमें 29% ऐड करोगे तो 2580 लैक्स हो गया। उसमें 4.5% ऐड करो तो 2090 लैक्स हो गया। और 1964 आपका तीसरा वैल्यू हो गई। तो हुआ क्या? हुआ ये कि 2000 लाख से स्टार्ट किए थे, 2580 लैक्स तक पहुंच गए, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। 2000 लाख से स्टार्ट किए थे, 2090
लैक्स तक पहुंचे, इंक्रीमेंट हुआ है, और 2000 लैक्स से 1964 मतलब गिर गया है। तो जो थर्ड केस है वहाँ पे दिख रहा है कि फंड वैसे ही परफॉर्म ढंग से नहीं किया, म्यूचुअल फंड ढंग से परफॉर्म नहीं किया, यानी कि फंड मैनेजर का काम अच्छा नहीं है, तो सीधी बात है कि इंसेंटिव फीस उसकी एप्लीकेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, गिर गया है तो। लेकिन अगर बढ़ गया है तो कितना बढ़ना चाहिए था कि जो उसको इंसेंटिव फीस मिले, उसको इतना बढ़ जाना चाहिए था न्यू एसेट की वैल्यू को कि वो 2100 यानी कि 21 करोड़ को भी पार कर जाए। चलिए देखते हैं पहले केस में पार किया कि नहीं किया। पार कर लिया, 2580 लाख रुपए पोर्टफोलियो की एसेट सी एक्स लेके आ गया, तो उसको मिलना चाहिए इंसेंटिव फीस। 2090 लैक्स ही हुआ यानी कि 2100 को पार नहीं किया, तो उसको नहीं मिलना चाहिए, तो उसको इंसेंटिव फीस की एप्लीकेबिलिटी दो केसेस में नो होगी, एक केस में यस होगी। जिस केस में यस भी होगी फिर भी उसको मिलेगा कितना, उसको मिलेगा इंसेंटिव फीस 3 माइनस 2100। 3 मतलब थर्ड पॉइंट विच इज 2580 माइनस 2100, नॉट 2000, 2100, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू इज 2100। सो 2100 को जितना एक्सीड किया 2580 यानी कि 480 मल्टीप्लाई बाय 2% आपको देगा 9.60 लैक्स। सो उसको 2 लाख रुपए तो वैसे मिलते ही मिलते, फिक्स फीस, चाहे वो अच्छा काम करे बुरा काम करे। 9.60 लैक्स, इतना ज़्यादा इंसेंटिव फीस उसको इसलिए मिल रहा क्योंकि उसने 2580 तक उस फंड को लेके गया, तो उसको 9.6 मिलेगा। तो टोटल फीस को कितनी मिली, पहले केस में 11.6 और बाकी दोनों केसेस में 2 लाख रुपए। सो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड को इवैल्यूएट करने के लिए कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं, यानी कि म्यूचुअल फंड ए अच्छा है कि नहीं बी से, या बी अच्छा है कि नहीं ए से, कुछ कुछ रेशियोज निकाले जाते हैं और उसके कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज डिटरमिन्ड बाय द रेशियोज। रेशियोज हैव नो यूनिट लाइक परसेंटेज एक्सेट्रा, प्लीज अवॉइड एनी यूनिट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ थी कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, परसेंटेज अपॉन परसेंटेज है, कुछ भी जब डिवाइड कर रहे हो तो यूनिट्स कट जाते हैं और सिर्फ वो एक न्यूमेरिक बचता है। तो रेशियोज हैव नो यूनिट, प्लीज अवॉइड एनी यूनिट्स। अब रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेशियो आपके सामने आ रहा है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है ई आर पी, या फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो ई आर माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा पी। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्नल को सिग्मा बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी। तो ई आर पी माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा पी, बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं कर रहा हूँ रिटर्न को रिस्क से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, मैं कहीं पर भी पैसे लगाऊं वो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ होती है। क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होती है? कुछ कुछ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा लिया, एफडी करा ली, ये सब चीज़ें रिस्क फ्री होती है, इसमें ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन जब मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ तो रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है पैसा डूब जाने का रिस्क, कि भैया मेरे को पूरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को एक भी पैसा नहीं बचेगा, वो रिस्क है। अब हर तरीके का इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसका रिस्क रिटर्न अलग अलग होता है, कि इसमें रिटर्न इतना मिलेगा लेकिन रिस्क इतना है, इसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा लेकिन रिस्क कितना है। तो इस तरीके के हमको ना अलग अलग म्यूचुअल फंड दिए रहेंगे, उस म्यूचुअल फंड्स के रिस्क दिए रहेंगे और उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स दिए रहेंगे। तो हमें म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिए रहेंगे और म्यूचुअल फंड्स के रिस्क दिए रहेंगे, कि इस म्यूचुअल फंड ए में इतना रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क इतना परसेंटेज है। तो जब मुझे कंपेयर करना हो या सिलेक्ट करना हो कि कौन सा चूज करूँ म्यूचुअल फंड, तो ये जो रेशियो निकलेगा, शार्प रेशियो, वो हेल्प करेगा मुझे। हायर द बेटर लिखा हुआ है, हायर द बेटर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रिटर्न न्यूमरेटर में, रिटर्न हमारे लिए अच्छी चीज़ होती है, रिस्क हमारे लिए बुरी चीज़ होती है। सो कभी भी अगर आपके पास न्यूमरेटर में अच्छी चीज़ हो तो वो रेशियो जितना ज़्यादा होगा, वो रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको न्यूमरेटर में बुरी चीज़ दी हुई होगी तो आपको वो जो रेशियो है वो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आपके लिए अच्छी चीज़ ना न्यूमरेटर में दी हुई है, रिटर्न इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, रिस्क इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर यू। यू वांट द रिटर्न टू गो अप एंड अप एंड अप, सो इफ़ यू वांट दैट टू इंक्रीज, दैट इज हायर द बेटर। इसका मतलब सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो शार्प रेशियो दिए होंगे, एक का वैल्यू है 1, एक का वैल्यू है 2, तो आप 2 वाले को चूज़ करोगे क्योंकि वो बेटर है 1 से। तो इसी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, कंपनसेशन वो रिस्क अंडरटेकन भी बोला था, कि रिस्क जितना मैंने लिया उसका मुझे कंपनसेशन कितना मिला। मैं रेशियोज के अंदर में जा रहा हूँ कि रेशियो ऐसा क्यों बना है, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लो कि कि ये कर क्या रहे हो आप रेशियोज में। शार्प रेशियो आप करने क्या वाले हो? रिटर्न को डिवाइड करने वाले हो रिस्क से, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। अब आता है रेशियो के अंदर में, कि रेशियो में ईआरपी यानी कि एक्स नीचे दिया हुआ है कि हियर नोबल लॉरिएट विलियम शार्प डेवलप दिस रेशियो। ओके, हियर ईआर यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम और अ शेयर, मतलब शार्प रेशियो आप सिर्फ म्यूचुअल फंड चैप्टर में इस्तेमाल नहीं करोगे, आप शेयर्स के लिए भी यूज कर सकते हो शार्प रेशियो। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम और शेयर
ER का मतलब हुआ, ERP का मतलब हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। सो बेसिकली अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड परचेस किया हुआ है तो उसको मैं उसका लूंगा मैं ER यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर मैंने 3-4 म्यूचुअल फंड परचेस किए हुए हैं तो मैं लूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो, ERP लूंगा। सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज है, आप काम सेम कर रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि मुझे उस म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल सकता है, एक्सपेक्टेड कितना है। इसमें आप ऊपर माइनस कर रहे हो RF। RF का क्या मतलब है, RF का यहाँ पे मतलब मैंने लिखा हुआ है, RF का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। सो RF मतलब रिटर्न विच इज रिस्क फ्री, मतलब उसमें रिस्क है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ER और से RF को माइनस कर रहे हो, मतलब आप एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमा रहे हो। कि यार सोचने की बात है कि अगर मैं FD में पैसा लगाता जो 6% 6.5% मुझे मिल जाते हैं, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इंश्योर नहीं कर सकते, सर्टेन नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, सर्टेन नहीं है। सर्टेन आपको ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो FD में 6.5% बोला है तो 6.5% मिलेगा, चाहे बैंक वाला कहीं नहीं भाग सकता, वो 6.5% दे के ही जाएगा आपको। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर 2% भी बोला जा रहा है ना कि 2% रिटर्न मिलेगा, वो भी श्योर नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मतलब कंटीजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमाना चाहता हूँ फ्रॉम इन्वेस्टिंग द शेयर मार्केट। मैं 6.5% FD में पैसा नहीं लगा रहा हूँ, वो 6.5% रिस्क फ्री रिटर्न को सेक्रीफाइस करके 15% कमाना चाहता हूँ शेयर मार्केट में। मतलब मैं को एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलेगा, 15 माइनस 6.5, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न तो मैं इतना कमा जाता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना चाहता हूँ ना, सिर्फ इसी के लिए ही रिस्क ले रहा हूँ मैं। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहा हूँ, इसी के लिए ही सिर्फ रिस्क लेना चाहता हूँ। FD में पैसा लगाता तो कोई रिस्क ही नहीं होता। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा जो रिस्क है वो किस चीज से लिंक्ड है, माई रिस्क इज लिंक्ड टू द एक्स्ट्रा रिटर्न दैट आई कैन गेट, आई विल गेट नहीं, आई कैन गेट, आई मे गेट, आई मे नॉट गेट, आई कैन गेट बाय इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। सो दिस इज योर न्यूमरेटर, द एक्स्ट्रा रिटर्न। और इस एक्स्ट्रा रिटर्न को पाने के लिए मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ डिवाइड कर दोगे। अब रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ और एक्स्ट्रा रिटर्न कम मिल रहा है तो अच्छी बात नहीं है, एक्स्ट्रा रिटर्न ज़्यादा है रिस्क कम है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके के हम आगे चल के देखेंगे कैसे हम इवेल्युएशन करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि शार्प रेशो में क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क कर रहे हो। अब रिस्क जो है ना, रिस्क हम SFM में जाके कैलकुलेशन सीखेंगे कि जो हम बोला जाता है कि यार ये इतना रिस्की है, यार शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, ये बहुत रिस्की है, वो रिस्की है, मेरे को रिस्क नहीं लेना। ये रिस्क को अगर हम क्वांटिफाई पर कर पाए, मतलब वैल्यूज लिख पाए कि यार इस फंड में पैसा लगाऊंगा ना तो 4% का रिस्क है। रिस्क का जो यूनिट होता है ना परसेंटेज होता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि फंड A में पैसा लगाऊंगा तो 4% रिस्क है, और फंड B में पैसा लगाऊंगा तो 5% रिस्क है। अब देखो 5% रिस्क है फंड B में, यानी कि फंड B इज मोर रिस्की। अभी हम तो सुनते आए थे बोलचाल की भाषा में या रेगुलर डेज में कि यार ये ज़्यादा रिस्की है, जिसमें ज़्यादा रिस्क है इसमें कम रिस्क है। बट एक ज़्यादा कम रिस्क को जो क्वांटिफाई कर पा रहा हूँ कि यार 4% है, 5% है, ये जो क्वांटिफिकेशन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आती है। ये हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है और रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। बट यहाँ के लिए हमको समझना ज़रूरी है कि रिस्क इज क्वांटिफाइबल, मतलब रिस्क की एक वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू परसेंटेज में होगी और वो वैल्यू शार्प रेशो में काम आती है डिनोमिनेटर में। सो सिग्मा पी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर बोलना चाहिए रिस्क, या फिर बोलना चाहिए वॉलेटिलिटी, ये तीन टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं ऑफ द पोर्टफोलियो। पी लिखा है तो पोर्टफोलियो, एस लिखा है तो स्टॉक, या फिर सिंगल म्यूचुअल फंड बोल सकते हो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे मैंने आपको ER बता दिया, ERP बता दिया, सिग्मा एस, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर रिस्क या वॉलेटिलिटी ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम और अ शेयर। तो ये आपका होता है सिग्मा एस। सिग्मा पी अगर वही पोर्टफोलियो हो जाएगी तो पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है, पूरे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कितनी है। और RF मैंने आपको बता दिया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है फंड A और फंड B। फंड ए में रिटर्न मुझे मिल रहा है 30%, फंड बी में मुझे रिटर्न मिल रहा है 25%। अभी आप यहीं तक पढ़ो कि फंड ए में रिटर्न मिल सकता है 30% और फंड बी में मिल रहा है 25%। तो देखते साथ तो मुझे ये लग रहा है कि फंड ए में पैसा लगाना चाहिए क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। बट मैंने अब तक रिस्क की बात ही नहीं की। रिस्क की बात क्या नहीं की, रिस्क मेरा है यहाँ पे 11% और यहाँ पे है सिर्फ 5%। तो सिर्फ 5% रिस्क लेकर मैं 25% रिटर्न कमा सकता हूँ, लेकिन 11% रिटर्न लेके
30% कमा सकता हूँ। RF मेरा है 8%, मतलब जब मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी FD या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाऊँ तो रिस्क फ्री 8% मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका शार्प रेशियो निकालते हैं। शार्प रेशियो इज 30 माइनस 8/11 फॉर फंड ए एंड 25 माइनस 8/5 फॉर फंड बी। तो इसमें पहला शार्प रेशियो आया 2 और दूसरा आया 3.4। तो देखो ना, शार्प रेशियो किसका बेहतर है? फंड बी का है। लेकिन जब प्राइमा फेसी देख के क्या लग रहा था कि फंड ए में पैसा लगाओ कि उसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा है। सो कभी भी आप जब पैसे लगा रहे हो, आपको उसका रिस्क भी देखना चाहिए और रिटर्न भी देखना चाहिए, दोनों चीज़ देखना चाहिए। भले ही यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है लेकिन रिस्क कम रिलेटिवली ज़्यादा है, तो आप ये वाले को प्रीफर करोगे, फंड बी को, 3.4 जिसका शार्प रेशियो है। एक दूसरा रेशियो अब आपके सामने आने वाला है, ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो में क्या हो रहा है, देखिए आप करोगे ERP माइनस RF। तो ERP माइनस RF यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न। न्यूमरेटर में शार्प रेशियो में भी यही था, यहाँ पर भी यही है। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा डिस्कशन है इक्विटी वैल्यूएशन में, और अभी यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, रिटर्न अपॉन रिस्क आप कर रहे हो यहाँ पर। बीटा इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिस्क, सो सिंस बीटा इज अ रिस्क एंड न्यूमरेटर इज रिटर्न, तो मेरे क्या, व्हाट इज गुड फॉर मी? रिटर्न इज गुड फॉर मी, एंड वॉट एवर गुड फॉर मी इज इन द न्यूमरेटर। नाउ दिस इज हायर द बेटर, कि वो बढ़ता ही जाए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो। शार्प रेशियो में था रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, और ट्रेनर में होता है रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो। बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्टली नहीं पूछता कि शार्प रेशियो निकालो, बोलेगा रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो निकालो, या बोलेगा कंपनसेशन फॉर द रिस्क अंडरटेकन निकाल के दो। अब आपको पढ़ के समझ ही नहीं आएगा कि शार्प रेशियो पूछ रहा है। तो ये सब भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनर रेशियो को बोला जाता है रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो, और शार्प रेशियो को बोला जाता है या तो कंपनसेशन फॉर रिस्क अंडरटेकन, या तो बोला जाएगा रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। अब चलिए बीटा का डिस्कशन कर लेते हैं, जो मैंने बीटा वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ डिनोमिनेटर में। होता क्या है ना, जो रिस्क होता है ना, इट इज़ नथिंग बट अ वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक रिटर्न अराउंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब ये हुआ कि मेरे पास दिया हुआ है कि यार किसी फंड ए में, म्यूचुअल फंड ए में 10% चांसेस है कि मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, 20% चांसेस है कि मुझे 12% रिटर्न मिलेगा, 50% चांसेस है कि 30% मिलेगा। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी है कि 10%, 20%, 50%, ये तो प्रोबेबिलिटी की मिलेगा, रिटर्न इतना मिलेगा, 10%, 12% या 15%, जो भी। अब मैं उसको सबको कैलकुलेट करके ना एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि मेरा मीन जो वैल्यू होते हैं, मीन वैल्यू निकालूंगा मैं। जो डेटा दिया रहेगा ना स्टैटिस्टिक्स का, उसे एक मीन वैल्यू निकालूंगा, उस मीन वैल्यू को मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि अनुमानित है कि इतना रिटर्न मुझे मिल सकता है। मिलेगा पक्का नहीं है, मिल सकता है। अब ये जो मिल सकता है, ये कितना पीछे जाएगा, ये कितना आगे जाएगा, वही तो रिस्क है। रिस्क रिस्क जो हम इतना कुछ बोलते आते हैं दिन रात, SFM पढ़ते समय, फाइनेंस की जब बात करते रहते हैं कि रिस्की है, लेस रिस्क है। व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज नथिंग बट यू हैव एन एक्सपेक्टेशन। नाउ इफ वेदर दिस एक्सपेक्टेशन विल बी मेट और नॉट बी मेट, बाय हाउ मच अमाउंट इज योर रिस्क। इफ इट इज नॉट मेट बाय 100%, मतलब वो पूरा रिस्की था, वो पूरा आपका लॉस हो गया। एक छोटा सा डेटा के साथ बात करता हूँ कि अगर मैं देख रहा हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट में या म्यूचुअल फंड में या शेयर में 30% रिटर्न में कमा सकता हूँ, रिस्क दिया हुआ है कुछ भी, तो 30% रिटर्न कमा सकता हूँ, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब अगर वो 100% रिस्की है, मतलब क्या हुआ, उसमें मेरे पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, तो पूरा ही मेरा डूब जाएगा। वो 10% रिस्की है, मतलब 10% गिरेगा, 10% बढ़ेगा। तो ये जो रिस्क है ना, ये कितना गिरेगा या कितना बढ़ेगा, रिस्क देखो पॉजिटिव साइड में भी रिस्क होता है कि यार मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 10% रिटर्न मिले, मुझे 12% मिल गया। वो रिस्क में मैं खुश तो होऊंगा, बट वो रिस्क है ना। रिस्क क्यों है? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, और रिस्क अपसाइड रिस्क है, वो डाउन साइड रिस्क नहीं है। हम हमेशा जो रिस्क की बात करते हैं हमको नेगेटिव वर्ड लगता है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव वाली बात करते हैं, गिरने का डर लगता है हमको, बढ़ने का डर नहीं लगता। कि यार जो मैं सोच रहा हूँ कि 30% मिलेगा, वो 30% कितना गिरेगा, उस चीज़ का रिस्क लगता है हमको। बट एक अपसाइड रिस्क भी होता है, रिस्क का एक पॉजिटिव साइड भी होता है जो कि अपसाइड होता है, जो कि कहते हैं कितना मेरे को ज़्यादा मिल सकता है। तो जो रिस्क है वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स में ना, जब बढ़ते घटने वाले को जो चीज़ होते हैं मीन कह रहा हूँ, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के करते हैं। डेविएशन और फ्रॉम द मीन निकाला जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है स्टैटिस्टिक्स में, जो कि आपका परसेंटेज में रहता है, और यही यूज़ होता है टू क्वांटिफाई द रिस्क। तो पूरे फाइनेंस के सब्जेक्ट में ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन ही आपको बताता है कि वो रिस्क कितना है, आप क्वांटिफाई कर पाओगे, आप
पेपर पेन से लिख पाओगे कि यार इसमें 5.69% रिस्क है। कितनी बड़ी बात है ये चीज़ सीख लेना कि रिटर्न की बातें तो दुनिया करती है, इसमें 30% रिटर्न है, 40% रिटर्न है, ये है वो है, और आपको अब समझ में आ चुका है कि सिर्फ रिटर्न की बातें नहीं करनी है, रिस्क की बातें भी करनी है। तो कितना बड़ा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है चीज़ें सीखने का कि आप रिस्क भी सीख पा रहे हो। आप 5.69, 7.80 ये सब रिस्क निकाल पाओगे, कितना परसेंट उसमें रिस्क है, और फिर उसको कंपेयर करके बेटर डिसीजंस ले पाओगे। मेरी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एसएफएम पढ़ने के बाद एक बेटर डिसीजन मेकर बन पाओगे। और होता क्या है, हम ना सीए फाइनल में पढ़ते सिर्फ बुक की नॉलेज में इतना घुस जाते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि जो हमने पढ़ा था वो मैं कैसे अप्लाई करूं, वो एप्लीकेशन नहीं सीख पाते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो एप्लीकेशन है ना, कि सिर्फ कभी लाइफ में रिटर्न का मत सोचना, उसका अलाइड रिस्क या उसका जो कनेक्टेड उसका जो रिस्क है ना, वो भी कैलकुलेट करना और फिर बेटर डिसीजन लेना कि कौन सा बेटर है, रिटर्न और रिस्क दोनों को पैरामीटर्स को देखते हुए। बाकी पैरामीटर्स भी देखना, बट ये दोनों पैरामीटर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरी दुनिया बात कर रही होगी रिटर्न की, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बात कर रहा होगा रिटर्न और रिस्क की। तो एच डी इज यूज टू क्वान्टिफाई रिस्क, ऑल्सो वेरियंस, यानी कि एच डी का स्क्वायर। तो एक वेरियंस होता है, एक वेरियंस कैलकुलेट होता है, ये भी टर्मिनोलॉजी है, ये कुछ नहीं होता। ये एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकालोगे ना, परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा, उसका स्क्वायर कर देना तो वेरियंस आ जाएगा। सो वेरियंस इट इज ऑल्सो यूज, इट इज इन परसेंटेज स्क्वायर। अब ये जो आपकी वॉलिटिलिटी है, मतलब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, उसको कुछ अफेक्ट करने वाले कुछ कारण होंगे। ये दो तरह के कारण होते हैं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं अफेक्टिंग दी वॉलिटिलिटी। एक होते हैं अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स यानी कि माइक्रो लेवल के, एक होते हैं सिस्टमैटिक फैक्टर्स मैक्रो लेवल के। Unsystematic factors affect only that stock yani or that mutual fund and affect all the stocks yani affect all the mutual funds. This is known as unsystematic risk. This is known as systematic risk. This is also called residual risk or residual variance, and systematic risk is nothing but the beta, also called रिस्क फैक्टर। सो बीटा तक की जर्नी अपनी इतनी लंबी थी कि बीटा क्या होता है, बीटा एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है। तो रिस्क दो तरह का हो गया, एक हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। ये जो लिखे हुए हैं अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स और ये लिखे हुए सिस्टमैटिक फैक्टर्स। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि माइक्रो लेवल के फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल की कंपनी को क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ेगी, उसके जो अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके पास जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेडेड है, वो कहाँ पर है, मतलब इंडिया में गुजरात में स्टेटेड है तो वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, और वहाँ पे उनको पे कितना करना पड़ रहा है, वहाँ पे उनके बाकी जो फैक्टर्स होंगे, वहाँ पे मौसम कैसा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, दीज आर माइक्रो लेवल थिंग्स विच इज़ अफेक्टिंग ओनली दैट ऑटोमोबाइल कंपनी ओनली। बट अगर ये जहाँ पे उसको अफेक्ट करे तो वहाँ पे रिस्क होगा, तो ये सारे रिस्क को हम अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, यानी कि रेसिडुअल रिस्क यानी कि रेसिडुअल वेरिएंस। लेकिन यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि अफेक्ट ऑल दी स्टॉक्स, मतलब मैक्रो लेवल की चीज़ें। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ गई ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, ऐसे अभी रेरा आ गया था। तो रेरा इज़ अ वेरी बिग गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत बड़ा चीज़ है जो कि अफेक्ट किया, तो इट इज सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि सारे स्टॉक्स यानी कि सारे सेक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर की सारी कंपनीज को अफेक्ट कर सकते हैं, उसे हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, यानी कि बीटा बोलते हैं। समझे, इसको रिस्क फैक्टर भी बोलते हैं। अब बीटा को बात कैसी की जाती है, बीटा अगर 2.5 है, बीटा भी एक रेशियो होता है, बीटा अगर 2.5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देन इफ द मार्केट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट बढ़ा या घटा, जब हम बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट्स बढ़ा, इतने पॉइंट्स घटा, तो ये पॉइंट्स क्या है, ये कुछ नहीं है। ये स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब जब लिस्टेड होती हैं तो उसमें से कुछ 50, जैसे निफ्टी में 50 है तो 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर से, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, पेट्रोल सेक्टर, ऐसे सेक्टर से ना कुछ कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब वो स्टॉक्स जो है ना वो उस एरिया का सबसे बड़ा स्टॉक हो सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो वो पेट्रोल सेक्टर का बहुत बड़ा चंक होल्ड करता है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव एक तरह का हो सकता है। तो ये तरह का हम अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। 50 कंपनी के स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कुछ रेशियोज लगाया, कुछ मतलब कुछ कैलकुलेशन निकाली और एक वैल्यू निकाली 2100। अब 2100 जो होगा ना, ये मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि 2100 से ये वैल्यू अगर आगे बढ़ी तो मैं बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, और 2100 से वैल्यू नीचे गई तो मतलब कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है। मतलब एक पॉजिटिव सोच एक नेगेटिव सोच वाली बात है, पॉजिटिव एनकरेजमेंट की बात है या डिस्करेजमेंट की बात है कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। सो ये जो मार्केट
में जो 2100 पॉइंट्स निकला ना फॉर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज निफ्टी, दिस इज निफ्टी, एंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिस इज नोन एज सेंसेक्स। सेंसेक्स बढ़ा घटा या फिर निफ्टी बढ़ा या घटा, जो कि स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है ये इंडाइसेस, ये इंडेक्स। सो मार्केट का इंडेक्स अगर 1% बढ़ा, यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स 1% बढ़ा, सो फंड यानी कि जो जो फंड यानी कि जो स्टॉक है वो बढ़ेगा 2.5%। तो सिस्टमैटिक रिस्क मैंने कहा ना कि हर कंपनी से अफेक्ट होगी, तो अनसिस्टमैटिक फैक्टर में तो सिर्फ वो एक कोई कंपनी अफेक्ट हो रही है, वो रिस्क से तो मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को तो उस रिस्क से मतलब है ना जो सबकी हर किसी को अफेक्ट हो रहा होगा, बट हर किसी का बीटा अलग होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर 50 कंपनीज हैं तो 50 कंपनीज का बीटा अलग होगा। मतलब ये होगा कि अगर मार्केट बढ़ा है 1% से, सो वो भी बढ़ेंगे। देखो, सेम डायरेक्शन डिफरेंट सेंसिटिविटी। बीटा क्या होता है? सेम डायरेक्शन, मतलब अगर मार्केट बढ़ रहा है ना तो स्टॉक भी बढ़ेगा यानी कि म्यूचुअल फंड भी बढ़ेगा, और मार्केट गिर रहा है ना तो फंड भी गिरेगा यानी कि म्यूचुअल फंड भी गिरेगा यानी कि स्टॉक भी गिरेगा, लेकिन डिफरेंट सेंसिटिविटी के साथ गिरेगा। मतलब ये हुआ कि ऑटोमोबाइल कंपनी में जैसे मैं बोल रहा था कि 50 कंपनीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 50 कंपनीज है, हर किसी की बीटा की वैल्यू अलग होगी। किसी की बीटा की वैल्यू 2.5 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 1 होगी, किसी की 1.25 होगी। ये अलग-अलग इसलिए है क्योंकि हर कंपनी को अलग तरीके से अफेक्ट करेगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि सेम डायरेक्शन में अफेक्ट करेगा। मेरा कहने का सीधा-सीधा समरी ये है कि अगर स्टॉक मार्केट 1% से बढ़ रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बढ़ेगा। पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ेगा, ये तो बात तो पक्की है। लेकिन कौन-सी कंपनी कितने परसेंटेज से बढ़ेगी, वो पता नहीं है। मारुति सुजुकी कितने परसेंट से बढ़ेगी, क्या पता 2.5% से मारुति सुजुकी का शेयर बढ़े, क्या और इसी के साथ अशोक लेलैंड का 3% से बढ़े, या फिर हुंडई का 4% से बढ़े, या फिर आपका टोयोटा का 2% बढ़े। तो ये अलग-अलग कंपनीज़ बढ़ेंगी तो सही, ये बात एकदम श्योर शॉट है, क्योंकि सेम डायरेक्शन बीटा जो होती है वो सेम डायरेक्शन होती है। मतलब बढ़ेगा या तो घटेगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। लेकिन कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये नहीं पता होता, क्योंकि हर कंपनी का बीटा अलग होता है, और हर कंपनी का अगर बीटा अलग है तो उसकी जो कितना ग्रोथ होगा वो पता नहीं। ग्रोथ होगी ये बात पता है, या डिक्लाइन होगा ये बात तो पता है, कितने से होगा वो पता नहीं है। सो बीटा बेसिकली वो होता है कि सेम डायरेक्शन में होता है लेकिन डिफरेंट सेंसिटिविटी पे होता है। तो ये हमारा पूरा बीटा का डिस्कशन हुआ कि बीटा एक्चुअली में होता क्या है। अब ट्रेनर रेशियो जो है वो अजम्पशन क्या लेता है? ट्रेनर रेशियो अजम्पशन ये लेता है कि द पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड, दैट इज एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट द फंड्स इन मोर देन वन फंड्स, मोर देन वन म्यूचुअल फंड्स। इन्वेस्ट दी फंड्स मतलब मनी। So an investor invests the money in more than one mutual fund. Through this diversification, the unsystematic risk is nullified and systematic risk remains only. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, अब 2 लाख रुपए को मैं या तो मैं पूरा का पूरा रिलायंस का शेयर खरीद लूँ, पूरा का पूरा। अब होगा क्या? उससे ये होगा कि अगर रिलायंस का शेयर बढ़ा तो मेरी वो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर रिलायंस का शेयर गिरा तो मेरा पूरा पैसे डूबते जाएंगे। लेकिन मान के चलो रिलायंस का शेयर गिरा, लेकिन अशोक लेलैंड का शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ ना घर में बैठ के, काश मैंने थोड़े से पैसे अशोक लेलैंड में भी लगा दिए होते। तो अगर रिलायंस का शेयर गिरा भी सही, तो अशोक लेलैंड का बढ़ा तो सही, कुछ तो आया घर में। तो इसलिए जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो पैसा है वो एक जगह पार्क नहीं करते हैं, वो अलग अलग जगह लगा लेते हैं। जिससे क्या होता है कि क्या पता ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आ गया तो मेरा पोर्टफोलियो बढ़ गया, लेकिन पेट्रोल सेक्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया तो थोड़ा पैसा कम होता है, मेरे को कुछ एवरेज रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। या फिर ये सेक्टर बढ़ गया पेट्रोल का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का धीमा हो गया, तो इससे क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो में जो रिस्क है, टोटल रिस्क है मेरे पोर्टफोलियो का, मैं सिंगल रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगल रिस्क मतलब रिलायंस कंपनी की शेयर की रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अशोक लेलैंड की सिर्फ कंपनी की शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिस्टमेटिक रिस्क की, कि मेरे पूरे पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो नलीफाई हो जाएगा। मेरे पूरे पोर्टफोलियो का जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो नलीफाई क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये बढ़ा और ये घटा, तो मैच हो गया, थोड़ा एवरेज रिटर्न घर में आ गया। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क नहीं कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल नहीं हुआ मेरे डाइवर्सिफिकेशन से? क्योंकि वो तो सबको अफेक्ट कर रहा है, वो तो हर किसी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए टेनर रेशियो का अजम्पशन ये है कि हम लोग जो रिस्क लेंगे ना, रेशियो निकालने के लिए, जो हमने डिनोमिनेटर में रिस्क लेंगे, ये वाला देखो, रिटर्न अपॉन रिस्क लिखा हुआ है ना, ये हम सिर्फ अनसिस्टमैटिक नहीं लेंगे, हम सिर्फ सिस्टमैटिक लेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक इसलिए लेंगे क्योंकि मैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखूंगा। डाइवर्सिफाई करके रखूंगा तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कट जाएगा, और अनसिस्टमैटिक रिस्क कट जाएगा तो सिर्फ सिस्टमैटिक ही बचेगा। सिस्टमैटिक से बचेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बीटा बोलते हैं। तो सीधी बात, मेरे को डिनोमिनेटर में बीटा से डिवाइड करना है।
शार्प रेशियो में जो मैं एच डी ले रहा था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो टोटल रिस्क था, यानी कि उसमें अनसिस्टमेटिक भी था, सिस्टमेटिक भी था, दोनों थे। जो सिग्मा लिखा था मैंने शार्प रेशियो में, एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन जो था, वो होता है टोटल रिस्क, जिसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क भी है, सिस्टमेटिक रिस्क भी है। तो वहाँ पे आपने डिनोमिनेटर में जो रिस्क लिखा वो टोटल रिस्क था। पर ट्रेनर रेशियो कहता है कि अजम्पशन लेता है, ये अजम्पशन है कि जो भी इन्वेस्टर होगा ना, वो डाइवर्सिफाई करके रखेगा, हर किसी को इतना दिमाग तो है ही, तो वो डाइवर्सिफाई करके रखेगा, और डाइवर्सिफाई करके रखेगा तो उसका अनसिस्टमेटिक रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है किसी भी कंपनी का। सिस्टमेटिक रिस्क लो डिनोमिनेटर में, इसलिए बीटा से डिवाइड करो। तो ई आर माइनस आर एफ हम बीटा भी करेंगे, एक्स्ट्रा रिटर्न अपॉन रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क लेंगे टेनर रेशियो में। सो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था शार्प रेशियो का और ट्रेनर रेशियो का, उसमें बेसिकली जो चंक है वो ये है फाइनल, कि शार्प रेशियो यानी कि ई आर माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा, यानी कि टोटल रिस्क, दिस इज योर टोटल रिस्क, टी आर बोलना चाहिए इसको, टोटल रिस्क। और ट्रेनर रेशियो इज ई आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा, यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क। इट टेक्स इनटू अकाउंट टोटल रिस्क, यानी कि सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक। दिस टेक्स इनटू अकाउंट ओनली सिस्टमेटिक, यानी कि ओनली बीटा। इट इज मोर हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, इट इज मोर हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो किसी सेक्टर में पूरा आपने पैसे लगा दिया, देखो अब आपने बोला मैं मारुति में लगाऊंगा, और हुंडई में लगाऊंगा, और टोयोटा में लगाऊंगा, और वोल्क्सवैगन में लगाऊंगा, मतलब आपने एक सेक्टर पकड़ लिया ऑटोमोबाइल, सारे पैसे उसी में लगा रहे हो। सो तो अनसिस्टमेटिक रिस्क तो होगा ही होगा, वो तो कट ही नहीं रहा, क्योंकि आपने किसी और सेक्टर में पैसे लगाए नहीं लगाए। सो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो आपको शार्प रेशियो हेल्प करेगा। तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको शार्प रेशियो निकालना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो निकाल रहे हो तो आपको ट्रेनर रेशियो निकालना चाहिए। इट इज रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी, रिवॉर्ड टू वॉलिटिलिटी, इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है, तो आपको पता हो कि कौन सा क्या है। तो दिस वाज शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो। अब एक अलग डिस्कशन आ रहा है, जेनसेंस अल्फा। अब जेनसेन अल्फा क्या होता है? जेनसेन अल्फा होता है ई आर माइनस आर ई। अभी ई आर तो अभी आप ऊपर देखते आए हो, अभी अभी हाल ही में आप उससे इंट्रोडक्शन हुआ है आपका ई आर से, कि ई आर होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। बट ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्रोबेबिलिटीज। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में काम आएगा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न। अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी रहेगी, भाई इतना कमा सकते हो, 10% कमा सकते हो, 15% कमा सकते हो, 20% कमा सकते हो, 24% कमा सकते हो, मतलब कितना एक्सपेक्टेड कितना कमा सकते हो वो आप निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। दिस इज नथिंग बट ईआर। इसको एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं, इसको एक्चुअल रिटर्न भी बोलते हैं, कि एक्चुअल रिटर्न भी बोलते हैं। तीनों टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न। दिस इज नथिंग बट ईआर। ये सब चीज़ें क्यों लिखा हूँ एक ही जगह पे? क्योंकि ना आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने में ना काफ़ी हेल्प होगी। हमारे साथ इंस्टीट्यूट के साथ क्या है ना, एक चीज़ बहुत वो ट्रिक्स अपनाती हैं। वो क्या करती है, बहुत सारी सेम सेम चीज़ों को या फिर बहुत सारी एकदम बेसिक चीज़ों का ना अलग ही टर्मिनोलॉजी दे देती हैं। तो हमको ना एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली दिया क्या हुआ है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि फॉर्मूले में वैल्यू का इस्तेमाल कहाँ करूँ, कि यार मेरे को ये ई आर दिया हुआ है, मेरे को आर ई दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आर ई लिखा हुआ है, मुझे ई आर पी दिया हुआ है, या ये आर एफ है क्या है। तो टर्मिनोलॉजी के साथ अपने आप को एकदम यूज टू करा लेना बहुत हेल्पफुल है आज की डेट से, कि यार ईआर को क्या क्या बोलते हैं। ईआर के ये तीन नाम है, एनुअल रिटर्न, एवरेज रिटर्न, या एक्चुअल रिटर्न, या एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये कहीं पर वर्ड दिख जाएंगे ना मेरे को, तो मैं उसको ईआर ले लूंगा, और अगर मैं उसको ईआर समझ लिया तो मेरे सामने सारे फॉर्मूले के दरवाजे खुल जाएंगे, कि यार यार ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ईआर का वैल्यू 2.5 यहाँ पे लेना है, तो शार्प रेशो में मैं ले लूंगा। टेनर रेशो बोलेगा तो 2.5 ईआर की जगह पे ले लूंगा। तो इस तरीके से ना आप एसएफएम पढ़ते समय एक चीज़ का बहुत ध्यान रखो, कि जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में दी रहती है, अलग दी रहती है ना, आप उसको तो पहले समझने की कोशिश करो कि वो एक्चुअली में है क्या। और अगर आपसे हो, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही जगह पे सारे टर्मिनोलॉजी लिख लूँ, और आप भी कोशिश करो कि जहाँ जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे आप देखते जाओ कि ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन फॉर रिस्क अंडरटेकन, वो शार्प रेशियो है। रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी शार्प रेशियो है। तो इस तरीके से आप अपने आप को यूज टू करो टर्मिनोलॉजी से, एग्जाम हॉल में ना एकदम बेसिक, फिर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। सो तीन तरह के नाम दिए हुए हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एवरेज, एक्सपेक्टेड रिटर्न। हाँ, आर ई होता है रिक्वायर्ड रिटर्न, कैलकुलेटेड यूजिंग सी ए पी एम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये भी तरह का मॉडल होता है जिसमें से आर ई निकलता है, आर इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आर ई का मतलब है रिक्वायर्ड रिटर्न। कैलकुलेशन सी ए पी एम से होगी, उसमें मैं आता हूँ, बट पहले रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न का डिस्कशन कर लेता हूँ। आर ई मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न, कि एक इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए। एक इन्वेस्टर को 20% रिटर्न चाहिए, एक इन्वेस्टर को 25% रिटर्न चाहिए। ई आर मतलब एक्सपेक्टेड है, कि एक्चुअल रिटर्न, कि उसको मिलेगा कितना। मतलब मैं बेसिकली बात करूँ तो जेंसल फर्म में मैं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ई आर यानी कि 30% मान के चलो, और आर ई 25%। तो सीधी बात, 30 माइनस 25 विच इज़ 5%। मतलब क्या? मतलब ये कि इन्वेस्टर को चाहिए तो था 25%, बट मुझे वो म्यूचुअल फंड यानी, और या फिर वो शेयर, या फिर वो म्यूचुअल फंड जो है स्कीम, वो मुझे
30% कमा के दे रही है, 5% एक्स्ट्रा कमा के दे रही है, मतलब उसका जेंसन अल्फा पॉजिटिव है, +5 आ गया ना। उल्टा कर लेते हैं, ई आर जो है वो 25 है, आर ई आपका 30 है, 25 माइनस 30 -5 आ गया, मतलब मुझको चाहिए था 30% आर ई, मुझे चाहिए था 30%, बट वो म्यूचुअल फंड दे ही सिर्फ 25% रहा है, 5% तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। तो जेंसन अल्फा अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नेगेटिव है जेंसन अल्फा की जो वैल्यू नेगेटिव आई तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। सो बेसिकली हम जेंसन अल्फा में करके आ रहे हैं, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझको चाहिए कितना था और मिल कितना रहा है। अगर मिल मुझे ज़्यादा रहा है तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 5% ज़्यादा मिल रहा है, 10% ज़्यादा मिल रहा है, वो मेरे को जेंसन अल्फा हेल्प करता है। मान के चलो मेरे सामने 3-4 फंड्स हैं और 3-4 फंड में मुझे पॉजिटिव जेंसन अल्फा आ गया कि यार मेरे को चाहिए था इस फंड से 10%, मिल रहा है 15%, मतलब 5% ज़्यादा। दूसरा फंड है, मुझे लग रहा है इसमें 12% मिलना चाहिए, 20% मिल रहा है उसमें, 8% ज़्यादा मिल गया। अब दोनों फंड में मेरे को एक ही चूज़ करना है, तो मैं तो यही सोचूंगा ना यार कि 5% यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे 8% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मैं चूज़ कर लूँ। मतलब अच्छे में से और अच्छा निकालो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिस फंड का पॉजिटिव जेंसन अल्फा आया वो फंड तो अच्छा है, ये तो मान के चलो, क्योंकि जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा दे रहा है वो। लेकिन अच्छे में से भी अच्छा आपको निकालना है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, वहाँ पे 8% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरे को ले लेना चाहिए। तो मेरे को हेल्प कर देना जेंसन अल्फा ये चूज़ करने में अच्छे में से अच्छा। तो दैट्स व्हाट जेंसन अल्फा डू, इट हेल्प्स यू टू सिलेक्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छे में से और अच्छा। तो मुझे हेल्प करता है बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। तो जेंसन अल्फा आपका होता ही है। अब जेंसन अल्फा में जो आर ई होती है वो निकालते हैं सी ए पी एम, कैपिटल ऐसे प्राइसिंग मॉडल, ये भी बहुत जगह काम आता है। इसमें होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ होता है आपका रिस्क फ्री रिटर्न, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आर एम होता है आपका मार्केट का रिटर्न, यानी कि ये हो गया आपका रिस्क फ्री रिटर्न, और बीटा तो आपका रिस्क हो गया। सो मार्केट रिटर्न माइनस आर एफ, यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है, इंटू बीटा, उसको रिस्क से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना, बीटा मतलब रिस्क का जो फैक्टर है, मतलब 2.5 या 1.5 उससे मल्टीप्लाई कर दिए। सो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न और कितना मिलेगा कि मतलब आर एम माइनस आर एफ, आर एम अगर 10% है, रिस्क फ्री 8% है, 10 माइनस इट इज 2% तो मिलना चाहिए, कायदे से मिलना चाहिए, मार्केट में इतना मिल रहा है और रिस्क फ्री इतना है। लेकिन मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया, कि मैंने कुछ जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, उसका बीटा 2.5 है, तो मुझे 2 सिर्फ नहीं मिलेगा, मुझे 2 इंटू 2.5 तक मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, और 8% तो मुझे मिलना ही था आर एफ लगा के। मतलब मुझे 8% तो चाहिए ही चाहिए, ये जो आर एफ है पहला वाला, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एफ डी में जो मुझे 6.5% मिल रहा था, 6.5, वो मैं छोड़ के तुम्हारे पास आया म्यूचुअल फंड लेने के लिए, तो मुझे 6.5 तो चाहिए चाहिए। इससे कम तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही नहीं। तुम बोलोगे मुझे 5% दूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा ही नहीं। वो सेक्रीफाइस करके अपने पैसे को बैंक अकाउंट के एफ डी में न लगा के 6.5% मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो 6.5 से तो ऊपर तुम दो मुझको। कितना मुझको दो? तो कितना दोगे मुझे कि मुझे मार्केट जो रिटर्न दे रहा है उसमें से इतना आर एफ को काट दूंगा, एक्स्ट्रा रिटर्न मल्टीप्लाई बाय बीटा। मल्टीप्लाई बीटा का मतलब ये होगा कि मल्टीप्लाई बाय कितना ज़्यादा मुझे रिटर्न मिलेगा, एक्स्ट्रा रिटर्न और कितना चाहिए, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड अलग है, आपका बीटा अलग होगा। सो अगर आपका बीटा 1.25 है तो उस हिसाब से मुझे आप एक्स्ट्रा रिटर्न दो। किसी और म्यूचुअल फंड यूनिट के कंपनी के पास गया, उसका बीटा 3 है, तो उसके हिसाब से मुझे वो रिटर्न देगा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो उतना ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट से 1% बढ़ेगा ना, सो वो म्यूचुअल फंड 3% बढ़ जाएगा, जबकि ये जो म्यूचुअल फंड है सिर्फ 1.25 तक बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे मेरे चांसेस ऑफ ग्रोइंग कम है, वहाँ पे चांसेस ऑफ ग्रोइंग ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए। मतलब वहाँ उस फंड को लेने के लिए मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा होगा कि यार वहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न दो, और यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न कम होगा, मतलब यहाँ पे मेरी आर ई कम होगी। तो ये जो मेरा आर ई है यहाँ से मेरे से आ जाएगा, ई आर से कंपेयर कर लूंगा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, सी ए पी एम मॉडल। अब जेंसन अल्फा पॉजिटिव है, यानी कि ई आर इज मोर देन आर ई, सो अंडर प्राइस फंड है, तो आप इसको बाय कर लो कि अगर मुझे ज़्यादा मिल रहा है और मुझे रिक्वायर्ड कम था, 25% चाहिए था मुझे सिर्फ, पर मुझे 30% निकाल के दे रहे हो, तो मुझे बाय कर लूंगा। जीरो है तो मैं होल्ड करके चलूंगा, और नेगेटिव है तो मैं सेल कर दूंगा। मतलब ओवर प्राइस फंड है कि मुझे जितना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है, और जीरो है मतलब एग्जैक्टली जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है, तो होल्ड करके चलूंगा। अगर नहीं हो, अगर मैंने बाय भी नहीं किया तो मैं इसको बाय भी कर सकता हूँ और होल्ड करके भी चल सकता हूँ, दोनों चीज़ तो आपको वो भी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी परचेज है तो उसको सेल मत करो, उसको रखे रहो, अगर नहीं परचेज की हो तो बाय कर लो। चलिए क्वेश्चन में आते हैं।
5 portfolio experience the following results during a 7-year period. ए आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई, ये आपके पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं 5। एवरेज एनुअल रिटर्न, देखो एवरेज और रिटर्न, मैंने बोला एवरेज रिटर्न मतलब क्या होता है, ई आर, तो ये आपका ई आर है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, एस डी यानी कि रिस्क दिया हुआ है। को रिलेशन विद द मार्केट रिटर्न आर, ये मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा बीटा कैसे निकालते हैं, वहाँ पे ये काम आएगा। तो सबको आपको दिया हुआ है मार्केट का रिस्क सिग्मा एम, मार्केट का रिस्क दिया हुआ है 1.2, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आर एम, ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आर एम होता है, और रिस्क फ्री रेट आर एफ होता है, तो ये आर एफ भी आपको दिया हुआ है। रैंक दीज पोर्टफोलियो, रैंक दी पोर्टफोलियो यूजिंग शार्पेज मेथड, ट्रेनर्स मेथड, जेंसन अल्फा। रैंक करने का मतलब है पहली रैंक से लेकर के 5वीं रैंक तक दो, क्योंकि 5 पोर्टफोलियो है ना। वो कैसे करोगे आप, वो ऐसे करोगे सिंपली, मैं आपको हायर द बेटर बता रहा था ना, वो यही चीज़ है कि शार्प मेथड में आप क्या करोगे, हायर द बेटर, जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको पहली रैंकिंग दोगे, जिसका शार्प रेशियो, जिसकी वैल्यू शार्प रेशियो की हाई होगी। वैसे ट्रेनर रेशियो में भी करोगे। जेंसन अल्फा में जिसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसको आप रखोगे, तो आप वैसे आप निकालोगे, रैंकिंग करोगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो निकालने के लिए 3 चीज़ें मुझको चाहिए, ईआरपी, आरएफ और सिग्मा पी। मुझे तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईआरपी भी दिया हुआ है यानी कि ये, मुझे एवरेज रिटर्न दिया हुआ है ईआरपी, आरएफ मुझे दिया हुआ है हर जगह 9% है, और सिग्मा पी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में मुझको दिया हुआ है ये रहा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया हुआ है, तो मैं ई आर माइनस आर एफ अपॉन सिग्मा पी करके शार्प रेशियो निकालूंगा, 4, 3, 7.5, 4.25 और 4.5। रैंकिंग दे दूंगा, सबसे पहली रैंकिंग 7.5 होगी, हाईएस्ट वैल्यू वही है, और उसके बाद मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा। सो हाँ, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ की सबसे कम शार्प रेशियो, मतलब उसकी वैल्यू सबसे कम है। सब पॉजिटिव है, बात तो सही है, तो शार्प रेशियो की रैंकिंग हो गई। वैसे ही आप ट्रेनर रेशियो करोगे, लेकिन ट्रेनर रेशियो को आपको बीटा निकालना है, जैसे मैंने कहा था। सो ईआर और आर को क्वेश्चन में दिया हुआ है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो ऐसे निकलेगा कि आपको को रिलेशन आर दिया हुआ था, देखिए एक को रिलेशन आपको दिया हुआ था आर की वैल्यू, फिर आपके पास सिग्मा ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट का रिस्क कितना है, तो मार्केट का रिस्क भी आपको दिया हुआ है, ये रहा मार्केट रिस्क। फिर सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो भी आपको दिया हुआ है, ये रहा। तो तीनों वैल्यू आपको दिया है, तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने का एक फॉर्मूला है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज आर को रिलेशन आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो अपॉन सिग्मा ऑफ द मार्केट। ये आपको कंसेप्ट नोटबुक में नोट कर देना चाहिए। अभी आगे जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर सीखेंगे तो बीटा निकालने के और तरीके सीखेंगे। एक ये तरीका है कि आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो अपॉन सिग्मा ऑफ द मार्केट, ये तीनों का आप पुट करोगे, आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो सिग्मा ऑफ द मार्केट। सो आपके पास बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1.75, 0.9, 0.65, 1.25, 0.9। ऐसे जब आप करोगे तो आपके बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ट्रेनर रेशियो लगाना है, तो ट्रेनर रेशियो लग जाएगा ई आर माइनस आर एफ, यानी कि ये ई आर, ये करेगा आर एफ, और ये आपका बीटा से डिवाइड कर दोगे तो 5.71, 6.67, 9.23, 6.8 और 9। रैंकिंग आ रहेगी, पहली वैल्यू 9.23 इसकी, वैसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओगे, फिर सबसे कम वैल्यू ट्रेनर रेशियो इसकी। अब हम आते हैं जेंसन अल्फा में। अब जेंसन अल्फा में मैंने आपको बताया था कि ई आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर ई आपको निकालना पड़ेगा। सो आर ई निकलता है, आर ई निकलता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। सो आर एफ आपके पास है, आर एम आपके पास है, बीटा आपने निकाल लिया ट्रेनर रेशियो के लिए। ये तीनों को यूज़ करके आप आर ई निकालोगे, और आर ई निकालोगे और ई आर आपको दिया हुआ है, तो ई आर में से आप आर ई माइनस कर दोगे। ई आर में से आप आर ई माइनस कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.25, 1.5, 2.75, 2.25, 3.6। और रैंकिंग इसमें कैसे देनी है, वैसे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब पॉजिटिव है, मतलब मुझे जितना चाहिए तो उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं, लेकिन अच्छे में से अच्छा निकालना है, तो 3.6 सबसे अच्छा है, और उससे धीरे धीरे नीचे होगा तो 1.25 उससे कम है। तो दिस वॉज योर जेंसन अल्फा, शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो की रैंकिंग। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। There are two mutual funds which are D mutual fund and K mutual fund, each having close-ended equity schemes. NAV as on 31st December 2014 of equity schemes D is 70.71, consisting 99% equity and remaining cash balance. ये 99% remaining cash balance में आगे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। एंड के म्यूचुअल फंड इज 62.5, कंसिस्टिंग 96% इक्विटी एंड बैलेंस इन कैश। सो अभी तक बस इतना आप समझ लो कि जो NAV है ना, वो डी वाले की 70.71 है और के वाले की 62.5 है। फॉलोइंग इज द अदर इंफॉर्मेशन,
कि शार्प रेशियो डी म्यूचुअल फंड का कितना है और के म्यूचुअल फंड का कितना है, टेनर रेशियो कितना है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयर इज नो चेंज द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट इज 3 पर यूनिट। मतलब एक्सपेंसेस जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के पर यूनिट अगर आप निकालोगे, सो एक्सपेंसेस पर यूनिट आपके दिए हुए हैं 3 पर यूनिट, बट ये एनुअल दिए हुए हैं और ये ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ में कोई पोर्टफोलियो में चेंज नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे एनुअल दिया हुआ है। If share market goes down by 5% within a month, calculate the expected NAV after 1 month for the scheme of both the mutual funds. For calculation, consider 12 months in a year and ignore number of days for particular month. So मुझको expected NAV एक महीने बाद की मांग रहा है। मतलब मुझे जो कैलकुलेशंस करनी है ना 1 मंथ की ड्यूरेशन की करनी है कि आज क्या हो रहा है और एक महीने बाद की स्थिति क्या है, ये मुझे करना है। लेकिन मुझे जो एवरेज कॉस्ट एक्सपेंसेस का वो एनुअल दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ना पीरियड क्लियर होना चाहिए कि जो वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 3 पर यूनिट, ये मंथ की दी हुई है या एनुअल दी हुई है। मुझे जो एनएवी मांगा जा रहा है वो एक साल बाद की मांगा जा रहा है या एक महीने की बाद की माना जा रहा है। तो ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, बट ये बहुत बड़ा चेंज कर देती हैं आपका आंसर और आप रॉन्ग भी कर आ सकते हैं। सो आपको एक महीने बाद का सिचुएशन निकालना है और एवरेज कॉस्ट 3 रुपीज़ दी हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताता कि कौन से बताऊंगा, एक देखिए देखते हैं हमारे सामने एक बेसिक बैलेंस शीट। एक बेसिक बैलेंस शीट किस तरह की होती है कि लायबिलिटी इस साइड होता है, एसेट इस साइड में होता है। एसेट्स में आपको मान के जो मैंने कैश का जो एसेट है उसको मैंने अलग लिखा, बाकी एसेट्स को मैंने अलग अलग से लिख दिया। यहाँ पे आपका कैपिटल होता है, आपकी लायबिलिटीज होती है और ये दोनों का जो टोटल होता है वो मैच होता है। ठीक है, तो ये आपकी एक बेसिक बैलेंस शीट हो गई जहाँ पे 4 एलिमेंट बस मैं ले रहा हूँ, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, कैश। अब एक बात बताइए, एनएवी जो होती है, नेट एसेट वैल्यू का हम सीखते हैं कि एनएवी की कैलकुलेशन बेसिक फॉर्मूला ये है कि नेट एसेट्स की बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो ये जो नेट एसेट की जो बुक वैल्यू है ना, वो कैसे निकलती है? वो निकलती है एसेट का पूरा साइड आप माइनस कर दो लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स और कैश को साथ में ले लो और लाइबिलिटीज में से माइनस कर दो तो आपका नेट एसेट की बुक वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये जो एसेट्स एंड कैश है ना, ये दोनों, इन दोनों का पूरा ले लो, सारे के सारे ऐसे ले लो और उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, ये, तो आपके पास नेट एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है ना, इसके दो भाग हो सकते हैं। एक होता है इक्विटी परसेंटेज बोलते हैं, एक हो सकता है कैश का परसेंटेज। कि इस नेट एसेट्स की बुक वैल्यू के अंदर में कैश का परसेंटेज कितना है और इक्विटी का परसेंटेज कितना है, वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं कि अगर मैं आपको लायबिलिटी और एसेट्स दे दूं और अब मैं फिगर्स की बात करूं, मेरे पास एसेट्स 100 रुपये के हैं, कैश मेरे पास सिर्फ 5 रुपये है, तो 105 रुपये की मेरी बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज़ मेरी 10 रुपये है, कैपिटल मेरा 95 रुपीज़ का है। अब मैं अगर आपसे अभी बोलूँ कि मेरे को एनएवी निकालनी है, मुझे नेट एसेट की बुक वैल्यू निकाल के दो, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली ऐसे का टोटल सेट ले लोगे 105 यानी कि 100 + 5, उसमें से 10 रुपये माइनस कर दोगे लायबिलिटीज़, तो आपके पास 95 रुपीज़ आ जाएगा। अब इस 95 रुपीज़ में मैं ये तो जानता हूँ कि 5 रुपीज़ कैश है मेरे पास, यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है 5 रुपीज़ कैश। ये 90 रुपये को क्या बोलूँगा मैं? इस 90 रुपीज़ को मैं बोलूँगा इक्विटी। इस 90 रुपीज़ को मैं बोलूँगा इक्विटी। सो 95 रुपीज़ का मेरे पास नेट एसेट का बुक वैल्यू है। इसके मेरे को 2 भाग करने हैं। क्या-क्या? एक है कैश बैलेंस, एक है इक्विटी का बैलेंस। और इक्विटी का जब मुझे बैलेंस दोनों का पता चल जाएगा तो उसका परसेंटेज भी निकालूँगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 95 रुपीज़ का नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है, यानी कि 95 रुपीज़ के नेट एसेट्स हैं। इसमें से 5 रुपये मेरे पास कैश है। 90 रुपये को क्या बोलूँ? 90 रुपीज़ को बोलूँगा इक्विटी है मेरे पास। अब इसी चीज़ को परसेंटेज के फॉर्म में बोलूँ तो क्या बोलने की कोशिश करूँगा कि 5 रुपीज़ है 95 में से, यानी कि 5/95 into 100, which will give me 5.26 percentage, and equity is 90.95 into 100, 94.74 percentage. So मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो नेट एसेट्स है ना, नेट एसेट की बुक वैल्यू है ना, उसमें से 94.74% इक्विटी का बैलेंस है और 5.26 परसेंटेज मेरे पास कैश का बैलेंस है। अब यही चीज़ को अगर मैं बैकवर्ड कर जाऊँ कि मैं नेट की बुक वैल्यू की जगह मैं एनएवी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं नेट की बुक वैल्यू थी, ठीक है, उसमें 5.26 परसेंटेज कैश था, 94.74 परसेंटेज इक्विटी थी। अब अगर मैं नेट की बुक वैल्यू को नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट से डिवाइड कर दूं और एनएवी निकाल लूँ, अब इस एनएवी का भी तो वही रेशियो रहेगा। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड कर रहा हूँ, उससे तो कुछ होना नहीं है, वो तो पर यूनिट निकाल देगा कि 1 लाख रुपए का अगर नेट का बुक वैल्यू है, 10,000 म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, तो 10,000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 10 रुपये आपके पास आ जाएगा, 1 लाख अपॉन 10,000। बट जो 1 लाख रुपए में कैश का परसेंटेज 5.26% है, 1 लाख रुपए में 5.26% का जो कैश है वो 10 रुपये में भी तो 5.26% का कैश होगा, और 1 लाख रुपए में 94.74% अगर इक्विटी है तो 10 रुपये की एनएवी में भी तो होगा, क्योंकि एनएवी इज नथिंग बट, आपने क्या किया, इतने बड़े केक को, देखो ये अगर मेरा केक है, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू, दिस इज माय केक, ठीक है,
अब इसमें से मैंने बोला कि इस केक में 2 एलिमेंट है, एक है कैश, एक है इक्विटी। तो ये जो इसका एक स्लाइस है जिसको मैं एनएवी बोल रहा हूँ, इस स्लाइस में भी तो 2 एलिमेंट हो गए, कैश और इक्विटी। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप इसको काट रहे हो, आप इसके एक को अलग अलग भागों में काट रहे हो। ये जो भाग अलग अलग काट रहे हो, दिस इज नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो जब इसको काटोगे तो जो एक भाग होगा, एक स्लाइस होगी, वो आपका एनएवी होगा, उसको आप एनएवी बोलते हो। विच इज नेटसेट की बुक कैलकुलेट आप तोड़ देते हो बहुत सारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे, तो एक म्यूचुअल फंड यूनिट आता है। तो दिस इज योर वन म्यूचुअल फंड यूनिट। उसकी एनएवी जो होगी उसमें भी तो कैश का एलिमेंट 5.26% और 94.74% होगा। यही मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे 70.7 में जो 99% इक्विटी दिया हुआ है, रिमेनिंग कैश है, और 62.5 में 96% इक्विटी और बैलेंसिंग कैश है। वो इसका मतलब यही है कि 70.71 एक की एनएवी दी हुई है, 62.5 दूसरे फंड की दी हुई है। अगर मैं सिर्फ एक फंड की बात करूँ 70.71, सो 70.71 मतलब ये एनएवी है 70.71, उसकी एनएवी है, उसका कुछ कैश का एलिमेंट है, कुछ इक्विटी का एलिमेंट है। तो चलिए क्वेश्चन के डेटा में वापस आते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो देखिए सबसे पहले आप 3 कॉलम टेबल बना लेंगे, पर्टिकुलर्स, डी का म्यूचुअल फंड और के म्यूचुअल फंड। एनएवी 31 दिसंबर 2014 70.71 और 62.50, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दी हुई है। 70.71 जैसे बता रहा था, 62.50 ये आपको दिया हुआ एनएवी। अब इस एनएवी में एक इक्विटी बैलेंस है और एक कैश का बैलेंस है। इक्विटी बैलेंस क्वेश्चन के हिसाब से 99% डी म्यूचुअल फंड में, 96% के म्यूचुअल फंड में। सो इक्विटी का बैलेंस सिंपली निकलेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लोगे फर्स्ट रो को सेकंड रो से, तो 70 रुपीज़ पर यूनिट आपके पास इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा, और 60 रुपीज़ पर यूनिट आपके पास के म्यूचुअल फंड का इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा। अब 70.71 माइनस 70 विल गिव यू 0.71, ये आपका कैश का बैलेंस है, और 62.5 माइनस 60 आपका 2.5 है। सो बेसिकली अगर मैं डी म्यूचुअल फंड की बात करूं, सो इसका जो 70.7 एनएवी है, यानी कि नेट की एसेट्स है, एक यूनिट की नेट एसेट्स अगर मैं देखूं बुक वैल्यू, उसके जो दो भाग हैं, एक है कैश बैलेंस विच इज 0.71 और दूसरा है 70 रुपीज़। सेम गोज फॉर के म्यूचुअल फंड। सो ये हमने सबसे पहले तो अलग कर लिया इक्विटी का बैलेंस और कैश का बैलेंस। अभी एक और हमने टेबल बनाया, पर्टिकुलर्स, डी म्यूचुअल फंड एंड के म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ER जो कि होता है ER माइनस RF अपॉन सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 2 दिया हुआ है और 3.3 दिया हुआ है। सिग्मा यानी कि हमको HD दिया हुआ है 11.25 और 5, तो हमें ER माइनस RF हम निकाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1। शार्प रेशियो को जब आप HD से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ER माइनस RF आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर को फाइनल आंसर से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा। सो न्यूमरेटर इज 22.5 एंड 16.5। इसके बाद टेनर रेशियो को क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज ER माइनस RF अपॉन बीटा, 15 और 15 दोनों का दिया हुआ है। सो बीटा आपका निकल जाएगा 3/4, मतलब थर्ड कॉलम। ER माइनस RF ये तो सेम ही होना है, एक्स्ट्रा रिटर्न जो हमको कमाना है वो तो सेम ही है, शार्प रेशियो में भी और टेनर रेशियो में भी। हमने डिस्कशन किया कि डिनोमिनेटर में क्या लेना है। डिनोमिनेटर में अगर टोटल रिस्क लेना है तो शार्प रेशियो बन जाएगा, सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि बीटा लेना है तो टेनर रेशियो बन जाएगा। सो न्यूमरेटर दोनों का सेम होगा, शार्प रेशियो का भी और टेनर रेशियो का भी। तो सिंस यहाँ पे ER माइनस RF हमने ऑलरेडी थर्ड में निकाल लिया था और फोर्थ में टेनर रेशियो दिया हुआ है, सो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3/4, हमारे पास बीटा निकल आएगा 1.5 और 1.1। अब ये जो बीटा की वैल्यूज है 1.5 फॉर डी म्यूचुअल फंड और 1.1 फॉर के म्यूचुअल फंड, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर शेयर मार्केट 1% से डाउन जाता है, सो इक्विटी यानी कि शेयर का प्राइस डाउन जाएगा बाय 1.5%। और दूसरे केस में के म्यूचुअल फंड में अगर शेयर मार्केट 1% से नीचे जाता है, सो इक्विटी यानी कि शेयर पर नीचे जाएगा 1.10% से। सो जैसे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि शेयर मार्केट 5% से नीचे गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको कि इफ शेयर मार्केट गोज डाउन बाय 5% विद इन अ मंथ, तो अगर मार्केट 5% नीचे जाएगा सो इक्विटी कितने से जाएगा, 5 गुना से, 1.5 का 5 गुना यानी कि 5 इंटू 1.5 विच विल गिव यू 7.5% से। और मार्केट अगर 5% से नीचे जाएगा के म्यूचुअल फंड के केस में, सो इक्विटी विल गो डाउन बाय 1.1 इंटू 5 विच इज 5.50%। दिस इज द रिवाइज इक्विटी वैल्यू जो हम निकालेंगे। रिवाइज इक्विटी वैल्यू का परसेंटेज, रिवर्स इक्विटी वैल्यू कितनी होने वाली है ओरिजिनल से, तो 7.5% कम होने वाली है ओरिजिनल से और 5.5% कम होने वाली है ओरिजिनल से। तो ये हमारा पहला हेल्प करेगा। अब आते हैं रिवाइज कैश बैलेंस में। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में हमने निकाला कैश बैलेंस की 0.71 डी का है और के का 2.5 है। एनुअल एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन में दिया होता है 3 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर ये एनुअल एवरेज कॉस्ट 3 रुपीज़ पर यूनिट,
और हमको निकालना है 1 मंथ बाद की एनएवी। सो कैश बैलेंस में से हम कौन से कॉस्ट को माइनस करेंगे? मंथली कॉस्ट को माइनस करेंगे। सो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे लोगों की गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पे एनुअल एवरेज कॉस्ट आपका ₹3 पर यूनिट एनुअल दिया हुआ है आपको। आपको यूज़ करना है मंथली, और मंथली निकालने के लिए आप 12 मंथ से डिवाइड करोगे। सो 0.25 इसमें आ जाएगा, 0.25 इसमें आ जाएगा, 3/12 दोनों केसेस में। सो आपका रिवाइज़ कैश बैलेंस कितना होगा? आफ्टर 1 मंथ पहला जो कैश बैलेंस है उसमें से आप एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे। 1 महीने के एक्सपेंसेस को लेस कर दोगे। सो 0.71 माइनस 0.25 विल गिव यू 0.46 and 2.50 minus 0.25 which will give you 2.25. These are the revised cash balance after 1 month. तो अभी हुआ क्या? हमने सबसे पहले तो हमको दिया होता है NAV बिफोर 1 मंथ। NAV बिफोर 1 मंथ को हमने 2 बार में तोड़ दिया। एक था कैश बैलेंस बिफोर 1 मंथ, एक था इक्विटी बैलेंस बिफोर 1 मंथ। अब 1 महीने बाद की हमने कैलकुलेशन की, जिसमें हमने रिवाइज इक्विटी का बैलेंस देख लिया कि कितना परसेंटेज वो कम हो जाएगा। तो वो हमको दे देगा रिवाइज्ड इक्विटी का बैलेंस आफ्टर 1 मंथ, और हमको चाहिए रिवाइज्ड कैश बैलेंस आफ्टर 1 मंथ, जो हमने अभी निकाल लिया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एनएवी आफ्टर 1 मंथ आ जाएगी, सिंपल। सो एनएवी आफ्टर 1 मंथ जो मैं आपको बोल रहा था, तो रिवाइज्ड कैश बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 0.46 और 2.25। इक्विटी का वैल्यू जो कि ओरिजिनल था वो था ₹70 एंड ₹60। सो डिम्यूनेशन जो परसेंटेज आया, जो हमने कैलकुलेट किया, वो था 7.5% गिरा और 5.5% गिरा। सो रिवाइज इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी 64.75 और 56.70। अब ₹70 में से 7.5% माइनस कर दोगे तो 64.75 आएगा, और 60 में से 5.50% माइनस करोगे सो 56.70 आएगा। और एनएवी आपकी बेसिकली कुछ नहीं है, ये रिवाइज इक्विटी की वैल्यू जो आपने अभी निकाली और रिवाइज कैश बैलेंस जो आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, 1 + 4 कर देंगे। सो एनएवी विल बी 65.21 पर यूनिट एंड 58.95। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है, और साथ ही साथ हमारा म्यूचुअल फंड्स का एंटायर चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इन सारे लेक्चर्स में इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल कवर किया है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब कवर किया है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी कवर किए हैं, और सारे के सारे एग्जाम्पल्स को हमने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से ही सॉल्व किए हैं क्लास में, कि जैसा कि आप अभी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा था, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा लेक्चर में भी हमने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ किए कि आप एग्जाम में भी सेम टेबल बना के, सेम कॉलमनर बना के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।